साथियों, आप सभी का विजन एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डायमर भाषा बांध के बारे में। तो यह चर्चा में क्यों आया और यह कहाँ पर स्थित है, इस सब सारे बिंदुओं को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि हाल ही में ये जो डायमर भाषा बांध है, इसके लिए पाकिस्तान तथा चीन सरकार के मध्य में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किया गया है। और यह जो डायमर भाषा बांध है, इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो हिस्सा है यहाँ पर स्थित है। अब यह जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला हिस्सा है, चूँकि यह भारत के जम्मू कश्मीर का एक अभिन्न हिस्सा है, तो इस वजह से भारत को इस पर आपत्ति है तथा यह जो गिलगिट बाल्टिस्तान है यह वर्तमान में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत आता है, अर्थात इस पर पाकिस्तान का अवैध तरीके से कब्जा है। और गिलगिट बाल्टिस्तान को जो है कश्मीर, ये पाकिस्तान जो है ये जम्मू कश्मीर से अलग करके दिखाता है। तो हम लोग यहाँ पर इस बांध के बारे में बात कर लेते हैं कि अब बांध स्थित कहाँ पे है। तो डायमर भाषा बांध जो है यह खैबर पख्तूनख्वा के कोहिस्तान और गिलगिट बाल्टिस्तान के डायमर जिलों के बीच में सिंधु नदी पर अवस्थित है। तो याद रखिएगा किस नदी पर यह बनाया जा रहा है, अभी यह प्रारंभिक अवस्था में ही है, तो यह सिंधु नदी पर बनाया जा रहा है। और यहीं पर डायमर ज़िले के पास में ही एक भाषा नामक स्थान है, तो इस वजह से इसका जो नाम, बांध का जो नाम है वो डायमर भाषा बांध है। और यह दुनिया का जब बन जाएगा तो सबसे लंबा रोलर कॉम्पैक्ट जो है कंक्रीट या आरसीसी बांध होगा। अब भारत की चिंताएं क्या है इस चीज़ को लेकर के। पहली चिंता तो यही है कि जो यह डायमर भाषा बांध है इसका कुछ हिस्सा जो है वो गिलगिट बाल्टिस्तान वाले हिस्से में पड़ता है, जो कि भारत का अंग है। और यहीं से ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, इसी हिस्से से होकर के जो चीन समर्थित सीपेक है, अर्थात चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपेक है, वो भी यहीं से होकर जाता है। और चीन जो है इस प्रोजेक्ट को, या जो बांध का जो प्रोजेक्ट है, उसको अपने सीपेक प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहता है। इसके अलावा चीन जो है बार बार यहाँ पर दखल देता है, जैसे कि चीन जो है वो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में चीन द्वारा लगातार दखल दिया जा रहा है, जैसे कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जो हस्ताक्षरित सिंधु जल समझौता है, तो चूँकि यह भारत और पाकिस्तान के बीच में है, तो यह जो है चाइना ये इसमें तीसरा पक्षकार बनने की लगातार कोशिश कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के भी भारत की क्या है, ये यहाँ पर आपत्ति है। अब हमारे लिए दूसरा यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि हमें सिंधु प्रणाली जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो सिंधु प्रणाली की बात करें तो इसमें मुख्यतः सिंधु प्रणाली में सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये मुख्यतः 6 नदियाँ जो हैं शामिल है। इसमें और भी हैं पर मुख्यतः 6 नदियाँ शामिल हैं। और इन नदियों के बहाव वाले क्षेत्र को मुख्यतः भारत और पाकिस्तान जो है वो साझा करते हैं, मतलब इन नदियों के पानी को इन दोनों देशों के द्वारा साझा किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग मानचित्र में थोड़ा सा जो ये सिंधु नदी है और इसकी ये जो सहायक नदियाँ हैं, इनके बारे में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं इस मैप को ध्यान से, क्योंकि यह मैप के दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में मैप से भी नदियों से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यदि हम सिंधु नदी के उद्गम को देखें तो सिंधु नदी जो है वो तिब्बत में भोकर जी हिमानी है, जो कि मानसरोवर झील जहाँ पर है, तो मानसरोवर झील के पास में भोकर जी हिमानी है, यहाँ से ये जो सिंधु नदी है वो निकलती है। तो यहाँ से ये निकली और यहीं पर देखिए यहाँ पर सियाचिन हिमनद जो है वो यहीं पर स्थित है। अब यहाँ से जब निकलती है तो यहाँ पे आगे जब चलती है तो यहाँ पे चांगला दर्रा पड़ता है और चांगला दर्रे से ये आगे जाती है और इस तरीके से यहाँ पर ये बहते हुए, तो यहाँ पर जब बहती है ये आपका गिलगिट बाल्टिस्तान वाला हिस्सा है जहाँ पर बांध बनाया जा रहा है। और यहीं पर गिलगिट नामक एक नदी भी आकर के मिलती है तथा यहाँ से जब ये आगे बढ़ती है तो यहाँ पे देखेंगे तो ये एक देवशई पर्वत है, ये आपका देवशई पर्वत है। और यहाँ पे ये वी आकार की घाटी बनाती है, जो सिंधु नदी है यहाँ पर वी आकार की घाटी बनाती है। और यह विश्व की सबसे बड़ी जो वी आकार की घाटी है वो सिंधु नदी के द्वारा यहाँ पर बनाई जाती है, देवशई पर्वत के माध्यम से होकर के। इसके बाद ये देवशई से होकर के जब आगे गुजरती तो यहीं पर बंगी नामक जगह है, ये बंगी जो है ये पाकिस्तान में है, तो मतलब बंगी नामक जगह से होकर के जब ये गुजरती तो यहाँ से ये क्या होता है, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और इसके पहले ये पूरा इलाका जो है ये भारत के अंतर्गत आता है, जिसमें से कुछ हिस्सा जो है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, अर्थात जो कि पाक द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। और यहीं पर आपका पोटवार पठार पड़ता है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। इस पठार से होते हुए जो यह नदी है सिंधु नदी, आगे जाके देखेंगे तो अरब सागर में जाकर के
ये मिल जाती है। अब कुछ अन्य चीज़ों को भी यहीं पर देख लें तो यहीं पर आप देखेंगे ये आपका देवशही पर्वत हो गया। यहीं पर अफ़गानिस्तान से काबुल नदी होकर के आती है और यहाँ पटवार पठार के पास में ही ये आकर के सिंधु नदी से मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये जो काबुल नदी है वो भी सिंधु नदी की सहायक नदी है। तथा इसके अलावा यहाँ पर कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे दो पर्वत श्रेणियाँ हैं, एक जास्कर रेंज है और एक आपकी लद्दाख रेंज है। ये दोनों ही क्या हैं, पैरेलल हैं। इन्हीं के मध्य से होकर के ये सिंधु नदी गुजरती है। तो यहाँ आप देखेंगे जास्कर रेंज से एक नदी निकलती है, जास्कर नदी। जास्कर नदी जो कि सिंधु नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर के मिलती है। क्योंकि एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है विशेष परीक्षा में इसकी जास्कर नदी को लेकर कि जास्कर नदी सिंधु नदी के किस तट से होकर के मिलती है, मतलब बाएं मिलती है या दाएं मिलती है। तो ये यहाँ मैप में देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये जास्कर नदी जो है ये बाएं तट पर जाकर के मिलती है। और उसके बाद ये मिलती कहाँ पर है, तो ये आपका जो लेह इलाका है, लेह क्षेत्र में मिलती है। और इधर देखेंगे लद्दाख जो रेंज है, लद्दाख रेंज की तरफ से एक नदी आती है श्योक नदी। तो श्योक नदी भी इससे आकर के लेह के आगे मिल जाती है। तो इस प्रकार से जास्कर और श्योक नदी भी इसकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं। अब हम जो इसकी अन्य सहायक हैं, जो सिंधु प्रणाली की जो अन्य नदियाँ हैं उनके बारे में देखें तो पहला आता है झेलम नदी। तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है, तो ये ग्रेटर हिमालय के बनिहाल दर्रे के पास स्थित शेषनाग झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, यहाँ से यह नदी या झेलम नदी जो है निकलती है। और ये आगे जाकर के जो चेनाब नदी है वहाँ से चेनाब नदी में मिल जाती है। जो दूसरी है चेनाब नदी, तो चेनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश के बाड़ा लाचा दर्रा है, यहाँ से होकर के निकलती है और ये आगे जाकर के आपका कहाँ पे मिलती है, ये सतलज नदी में जाकर के मिल जाती है। अगली है रावी। तो रावी क्या है, ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है और ये भी जाकर के आपके चेनाब में मिल जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो एक है आपकी ब्यास नदी। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, तो ब्यास नदी भी कहाँ से, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग से। तो रावी और ब्यास दोनों ही रोहतांग दर्रे के पास से हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। तो यह भी निकल करके ये भी कहाँ मिल जाती है, सतलज नदी में मिल जाती है। और जो सतलज नदी है यह कहाँ से निकलती है, तो यह भी मानसरोवर झील के जो राकस ताल है, मतलब सिंधु नदी और ये सतलज, इन दोनों का उद्गम लमसम काफ़ी नज़दीक है, मानसरोवर के पास से ही दोनों निकलती हैं। तो ये भी मानसरोवर के पास से निकलती है और ये जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्यास नदी है ये सतलज से मिलती कहाँ है, तो एक जगह है हरीके ये पंजाब में, तो यहाँ पर आकर के मिलती है और लास्ट में ये सतलज नदी जाकर के आपका सिंधु में मिल जाती है और सिंधु नदी जाकर के अरब सागर में मिल जाती है। तो इस प्रकार से इस पूरे मैप को एक बार दोबारा से देख लेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी। अब हम लोग जो सिंधु जल समझौता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सिंधु जल समझौता जो होता है यह 19 सितंबर 1960 को कराची में हुआ था। पाकिस्तान के कराची में जवाहरलाल नेहरू, भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खान के मध्य में यह समझौता हुआ था और वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसमें मध्यस्थता की गई थी। अब इस समझौते के तहत किया क्या गया था, तो समझौते के तहत ये जो 6 नदियां हैं जिनकी बात हमने की, तो समझौते के तहत जो 3 नदियां जो पूर्वी नदियां थी, 3 पूर्वी नदियां जिसमें रावी, ब्यास और सतलज शामिल थी, इनके पानी का जो पूरा हक था वो भारत को मिला कि इसके पानी का उपयोग भारत करेगा। और जो 3 पश्चिमी नदियां थीं जिसमें झेलम, चिनाब, सिंधु शामिल थी, तो इनके पानी के बहाव को बाधा रहित पाकिस्तान को देना तय किया गया कि मतलब भारत द्वारा इसके पानी के बहाव को रोकने के लिए कोई चीज़ नहीं की जाएगी। तथा ये जो पश्चिमी नदियाँ थी इसके लिए भारत को कुछ रियायत भी दी गई थी। क्या रियायत दी गई थी, जैसे कि भारत जो है पश्चिमी नदियों पर केवल रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट मतलब जिसमें कि पानी को रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसे जल विद्युत परियोजनाओं को यहाँ पर निर्माण कर सकता है। इसके अलावा भारत जो है पश्चिमी नदियों के जल का केवल 20% हिस्सा भंडारित अथवा उपयोग कर सकता है, जबकि वर्तमान में स्थिति यह है कि भारत ये जो पश्चिमी नदियों के जल का जो 20% वाला हिस्सा है यह भी अपने पूरे हिस्से का उपयोग नहीं कर पाता है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2020 के संबंध में, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के बारे में, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। तो यह प्रत्येक वर्ष 15 मई को मनाया जाता है। इसके बारे में हम लोग पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इस वजह से इसको यहाँ पर हम लोग दोबारा कर रहे हैं।
तो इसका जो उद्देश्य है मनाने का, यह बड़े पैमाने पर परिवार प्रणालियों के लाभों के बारे में लोगों के मध्य में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और जो इस बार की थीम है वह क्या है, फैमिलीज इन डेवलपमेंट कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25। तो यह कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25 क्यों इसमें शामिल किया गया? इसको इसलिए इसमें शामिल किया गया है कि कोपेनहेगन घोषणा और जो बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन है इसकी जो है 25वीं वर्षगांठ है 2020 में। इस वजह से इसको इस थीम में शामिल किया गया है। तो हमें यह जो कोपेनहेगन और बीजिंग ये प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन है और कोपेनहेगन घोषणा, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इससे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। अब थोड़ा सा और इस दिवस के बारे में, इसके इतिहास को जान लें। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बुनियादी परिवार प्रणाली के महत्व को महसूस करते हुए वर्ष 1993 में 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में घोषित किया और सबसे पहले 15 मई 1994 को यह मनाया गया और उसके बाद से प्रत्येक वर्ष इस दिवस को मनाया जाता है। यदि परिवार के बारे में बात करें तो परिवार जो नामक जो प्रणाली है, जो परिवार नामक संस्था है, यह सामाजिक एकजुटता और शांत समाज का सबसे आवश्यक तत्व है। वैसे भी जो होता है परिवार को क्या कहा जाता है, किसी व्यक्ति के लिए पावर हाउस कहा जाता है। और वर्तमान कोविड-19 महामारी के दौर में क्या है, परिवारों का महत्व बढ़ गया क्योंकि हर कोई क्या है इस समय अपने परिवार के पास ही जाना चाहता है। अब हम लोग जो हमारे लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण है कोपेनहेगन घोषणा और बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, तो इन दोनों के बारे में देख लें क्योंकि इससे प्रश्न बनता है। तो वर्ष 1995 में बीजिंग और कोपेनहेगन के सम्मेलनों ने हमारे सामाजिक विकास में परिवार एवं इसकी भूमिका के महत्व को प्रस्तावित किया। मतलब यहाँ पर परिवार और उसकी भूमिका के महत्व के बारे में बताया गया और परिवार में सभी व्यक्तियों की भलाई के लिए पहल के रूप में अपने विश्वव्यापी मापदंडों को निर्दिष्ट करने पर एक सहमति व्यक्त की गई कि मतलब किस प्रकार से परिवार के जो सदस्य हैं उनकी भलाई के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं और जो परिवार नामक जो संस्था है इसको कैसे मजबूत किया जा सकता है। तो इसके लिए कुछ विश्वव्यापी मापदंड बनाए जाएं और उसी पर एक सहमति यहाँ पर इस जो सम्मेलन होते हैं बीजिंग और कोपेनहेगन यहाँ पर व्यक्त की जाती है। अब सबसे पहले यदि हम कोपेनहेगन की बात करें तो वर्ष 1995 में कोपेनहेगन में आयोजित सामाजिक विकास के विश्व शिखर सम्मेलन में विश्व के राष्ट्रों ने लोगों को विकास के केंद्र में रखने की आवश्यकता पर एक नई सहमति बनाई और यहाँ पर कोपेनहेगन घोषणा को अपनाया गया। तो इस शिखर सम्मेलन में जो चीज़ों को अपनाया गया उसी का नाम था कोपेनहेगन घोषणा। तो याद रखिएगा, यह जो है लोगों के विकास एक प्रकार से यह परिवार नामक संस्था से संबंधित रही है। आगे चलते हैं, अगला जो है बीजिंग घोषणा। तो इसको थोड़ा सा देखें तो बीजिंग घोषणा जो है यह वर्ष 1995 में महिलाओं पर जो चौथा विश्व सम्मेलन होता है यह बीजिंग में आयोजित होता है। तो इसी के अंत में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया एक संकल्प है जिसका नाम रखा गया बीजिंग घोषणा। तो यह संकल्प जो है पुरुषों एवं महिलाओं की समानता को बढ़ावा देने पर आधारित था। तो यदि बीजिंग घोषणा पूछा जाए तो किससे संबंधित, तो महिलाओं से, क्योंकि आईएएस की परीक्षा में यह पूछा जा चुका है कि बीजिंग घोषणा किससे संबंधित रहा है। तो बीजिंग घोषणा जो है यह महिलाओं के अधिकारों से संबंधित रहा है। अब आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं Y2K बग के बारे में। यह क्या है और यह हाल ही में चर्चा में क्यों आया? तो हाल ही में कोविड-19 महामारी से संबंधित जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश के नाम संबोधन दिया, उस संबोधन के दौरान उन्होंने Y2K बग के बारे में जिक्र किया था। अब हमारे लिए यह Y2K बग क्या है इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले यह Y2K किस चीज़ को स्टैंड करता है, मतलब किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो Y है यह ईयर को अर्थात वर्ष को रिप्रेजेंट करता है। 2 जो है 2 को ही रिप्रेजेंट करता है। K मतलब क्या होता है, 1000 के लिए हम लोग K रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये K 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कुल मिलाकर के ये ईयर 2000 अर्थात वर्ष 2000 को रिप्रेजेंट करता है। जो Y2K बग है यह वर्ष 2000 को रिप्रेजेंट करता है और इसको ईयर 2000 बग या मिलेनियम बग भी कहा जाता है। अब इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझें तो हमें समझ में आएगा कि आखिर है क्या। तो 1960 और 1980 के दशक में कंप्यूटर इंजीनियर जो होते थे वो वर्ष को, जैसे कि आपका 1965 है, तो इसको प्रदर्शित करने के लिए या इसको लिखने के लिए अंतिम के केवल 2 नंबरों को, जो अंतिम के लास्ट 2 डिजिट होते थे, जैसे 1965 है तो 1965 में 19 को छोड़ देते थे और सिर्फ 65 ले लेते थे, तो इसका ही प्रयोग करते थे। और 19 जो है पहले से वो कंप्यूटर में ये होता था कि पहले से मान लिया जाता था कि 19 है।
तो यहाँ पर 65 केवल अंतिम लास्ट के 2 डिजिट इस्तेमाल किया जाता था। यह किया क्यों जाता था? इससे क्या होता था कि प्रोग्रामिंग में जो स्पेस है वो कम लगता था और इससे खर्चा जो है वो कम होता था। अब समस्या कहाँ से प्रारंभ हुई? तो समस्या ये प्रारंभ हुई कि ये कहा गया कि जब 31 दिसंबर 1999 आएगा, तो या तो 1999 तक ठीक है, पर 31 दिसंबर 1999 अगले दिन क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 2000 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कंप्यूटर जो है सन को जब लेगा तो लास्ट में केवल 2 डिजिट ले रहा है, तो क्या हो जाएगा? 00। ठीक है। अब 19 जो है 19 ये पहले से रहता है, तो मतलब क्या हो जाएगा? कंप्यूटर क्या समझेगा कि यह जो है 1 जनवरी 1900 को ये ले लेगा। तो ये जब 1 जनवरी 1900 ले लेगा तो क्या हो जाएगा? एक तरीके से 100 वर्ष पीछे चला गया। तो कंप्यूटर में 100 वर्ष क्या हो जाएगा? पीछे चले जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। क्यों समस्या? क्योंकि वर्ष 2000 आते आते तक कंप्यूटर का प्रयोग जो है वो काफ़ी कई क्षेत्रों में बढ़ चुका था, जैसे कि अर्थव्यवस्था के से संबंधित जैसे शेयर मार्केट वगैरह में, या बैंकिंग से संबंधित सैटेलाइटों में, मौसम के पूर्वानुमान में, मेडिकल क्षेत्र में इत्यादि में जो है इस कंप्यूटर का महत्व जो है या इसका प्रयोग जो है काफ़ी बड़े स्तर पर होने लगा था। तो यही जो समस्या थी कि ये डिजिट वाली, यही समस्या क्या कहलाती है? Y2K बग कहलाती है। तो इस प्रकार से यह समस्या जो है Y2K बग, यह कंप्यूटर और हार्डवेयर से संबंधित समस्या थी। यदि प्रश्न कहीं पे आ जाए कि Y2K बग क्या है, क्या यह वायरस है या किसी बीमारी से संबंधित? तो नहीं, यह Y2K बग जो है कंप्यूटर से संबंधित समस्या थी। फिर इसके बाद इसको ठीक कैसे किया गया? तो इसको ठीक करने के लिए क्या था कि बड़ी संख्या में कंप्यूटर इंजीनियर्स की आवश्यकता थी, तथा उस समय 1990 के दशक में भारत का जो IT सेक्टर है वो काफ़ी मजबूत हो रहा था, क्योंकि उसी समय आप देखेंगे तो 1992-93 में इन्फोसिस की स्थापना की गई थी। यदि एक्चुअल में देखें तो जो भारत का जो IT सेक्टर 2004 के बाद जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो जो विभिन्न देशों की जो कंपनियां थीं या जो विभिन्न देश थे, उन्होंने क्या किया कि भारत के जो कंप्यूटर इंजीनियर्स थे इनको हायर करना प्रारंभ किया। तो यह जो Y2K बग वाली जो समस्या थी, इसमें भारत के कंप्यूटर इंजीनियर्स ने अपना काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसको ठीक करने में इन्होंने अपना लोहा मनवाया। तो उसके बाद जो है भारत के IT सेक्टर की जो डिमांड है या यहाँ के कंप्यूटर इंजीनियर की डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है। इसके बाद भारत को यह फ़ायदा हुआ कि विभिन्न देशों की कंपनियों ने भारत की IT कंपनियों को प्रोजेक्ट देना प्रारंभ कर दिया। तो यह था Y2K बग समस्या। तो याद रखिएगा, Y2K बग जो है यह कंप्यूटर संबंधित समस्या थी, ना कि किसी बीमारी से संबंधित थी। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं वेस्ट बैंक के बारे में। तो वेस्ट बैंक या पश्चिमी किनारा, तो यह चर्चा में क्यों आया? तो हाल ही में USA के स्टेट सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो ने इजराइल के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और एक प्लान पर चर्चा की किस प्रकार से वेस्ट बैंक पर जो है कब्जा किया जा सकता है। हुआ क्या था कि कुछ दिनों पहले USA ने एक शांति प्रस्ताव की योजना रखी थी कि इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य कैसे किस प्रकार से शांति स्थापित की जाए, और ये जो वेस्ट बैंक वाला हिस्सा है, कौन सा हिस्सा किस क्षेत्र, मतलब कौन सा क्षेत्र किसको मिले। तो इस प्लान को जो है फिलिस्तीन प्रशासन द्वारा या जो फिलिस्तीन एडमिनिस्ट्रेशन था उसके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। तो इसी प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस पर आगे बढ़ने के लिए, ये जो USA के स्टेट सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो इन्होंने अभी मुलाकात की है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण यह नहीं है कि किसने मुलाकात की, हमारे लिए जो वेस्ट बैंक वाला इलाका है यह मानचित्र के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो हमें इसको देख लेना चाहिए। और एक बार मानचित्र में भी यहाँ के लोकेशन को देख लें, क्योंकि यहाँ से संबंधित प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछता है। तो यदि वेस्ट बैंक को देखें तो यह जो है जॉर्डन नदी के पश्चिम या वेस्ट में पड़ता है, और इसका जो आकार यदि देखेंगे तो इसका आकार जो है गोवा का 1.5 गुना है। तथा 1948 के अरब इजराइल युद्ध के बाद जॉर्डन ने इस पर कब्जा कर लिया था। तो 48 के बाद जॉर्डन का कब्जा होता है, परंतु 1967 में जब फिर से अरब देशों और इजराइल के मध्य 6 दिनों का युद्ध होता है, तो इसके बाद इजराइल ने जॉर्डन से वेस्ट बैंक को वापस ले लिया था, मतलब वापस प्राप्त कर लिया था। तथा 1990 के दशक के दौर में इजराइल सरकार और पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात फिलिस्तीन शांति संगठन जो था, इनके मध्य में ओशालो
ओशालो एकार्ड्स हस्ताक्षरित किया जाता है, मतलब इस समझौते पर हस्ताक्षर होता है जिसके माध्यम से वेस्ट बैंक का 40% हिस्सा जो है वो फिलिस्तीन अर्थात फिलिस्तीन जो अथॉरिटी थी उसके नियंत्रण में आ जाता है। तथा यहाँ पर ये जो वेस्ट बैंक वाला हिस्सा है जिसमें फ़िलिस्तीन का कब्जा है, यहाँ पर एक शहर है रामल्लाह शहर, ये वेस्ट बैंक का सबसे बड़ा शहर है और एक प्रकार से यह जो फ़िलिस्तीन है इसका एक तरह से प्रशासनिक केंद्र भी है। अब इसके अलावा इसी क्षेत्र में एक जगह है गाजा पट्टी। गाजा पट्टी जो है यह आपका मिस्र और इजराइल के भूमध्य सागरीय तट पर अवस्थित गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी जो है यह 225 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ फ़िलिस्तीनी क्षेत्र है, जिस पर लगभग 2 मिलियन लोग अधिवासित मतलब 2 मिलियन लोग यहाँ पर रहते हैं। और ये सभी लोग प्रथम अरब इजराइल युद्ध जो होता है उसके शरणार्थी और या उनके जो शरणार्थी आते हैं उनके वंशज हैं। और यह जो है यह हमास संगठन द्वारा प्रशासित क्षेत्र है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र जहाँ पे फ़िलिस्तीन का जिस इलाके में कब्जा है वहाँ पे फतह नामक संगठन कार्य करता है जो कि हमास का एकदम से अपोजिट है। और जो आपका ये वाला इलाका है गाजा पट्टी, यहाँ पर हमास संगठन कार्य करता है। तो यह हमास संगठन द्वारा प्रशासित क्षेत्र है जिसे इजराइल में एक आतंकी संगठन माना जाता है हमास संगठन को। और 1947 के बाद जब यूएन ने संयुक्त राष्ट्र ने फ़िलिस्तीन को एक यहूदी और एक अरब राज्य में बांट दिया था, तो उसके बाद से फ़िलिस्तीन और इजराइल आपस में तभी से ये इनके बीच में संघर्ष चल रहा है, विवाद चल रहा है, जिसमें एक अहम मुद्दा जो है वो इजराइल को यहूदी राज्य के रूप में मान्यता देना था और दूसरा जो है वो गाजा पट्टी पर अधिकार को लेकर के यह विवाद यहाँ पर बना हुआ है। तथा लगभग एक दशक से यह क्षेत्र जो है जो ये गाजा पट्टी वाला है यह इजरायली नाकाबंदी के अधीन आता है। और यहीं पर एक जगह है गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स जो है यह एक सामरिक पठार है जिसे इजराइल ने वर्ष 1967 में के युद्ध में सीरिया से छीना था तथा इजराइल ने वर्ष 1981 में इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, परंतु उसके इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान अभी तक नहीं की गई है। तो इसको पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ मैप में देख लेते हैं तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है आपका वेस्ट बैंक वाला इलाका। यहाँ से आपकी जॉर्डन नदी गुजरती है, तो इसके पश्चिम साइड में आपका वेस्ट बैंक है, इसलिए ये इसका नाम भी वेस्ट बैंक है। तो इसके कुछ हिस्से पर आपके 40% हिस्से पर फ़िलिस्तीन का कब्जा है और बाकी पे जो है इजराइल कब्जा है। अब ये किसके किसके मध्य में, तो इधर देखिए ये आपका जॉर्डन वाला इलाका है और ये इजराइल। तो इस प्रकार से जो वेस्ट बैंक है वो जॉर्डन और आपका इजराइल के मध्य में स्थित है। तथा यहीं पर डेड सी है, डेड सी जो कि इजराइल और जॉर्डन के मध्य में आता है। डेड सी जिसकी लवणता इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति डूबता नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर आपका है गाजा पट्टी। ये गाजा पट्टी इधर आपका मिस्र है और ये आपका इजराइल है। यहीं पर हमास संगठन का कब्जा है और यहाँ पर इधर फतह करके है उनका कब्जा है। और यहीं पर आप देखेंगे ये है आपका गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स जो कि इधर आपका ये सीरिया है और इजराइल, तो इनके मध्य में स्थित जिस पर वर्तमान में इजराइल ने कब्जा किया हुआ है। और इधर आपका है लेबनान। और ये आपका इधर देखेंगे तो ये आपका ये भूमध्य सागर है। तथा यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है, IAS की परीक्षा में पूछा था कि दक्षिणी, यहाँ पे देख लेते हैं प्रश्न, एक सेकेंड। ये प्रश्न ये है कि दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्न में से कौन सा एक देश जो भूमध्य सागर तक फैला नहीं है, मतलब किसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। तो ऑप्शन है सीरिया, जॉर्डन, लेबनान या इजराइल। तो इसको यदि आप मैप में देखें यहाँ पर तो इसी प्रकार से मैप के क्वेश्चन पूछता है। मैप में यदि आप देखेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर दें, तो ये देखेंगे जॉर्डन इधर है, इधर मिस्र है, ये आपका ऊपर जो है ये सीरिया है। तो सीरिया का भी जब ऊपर पूरा मैप देखेंगे तो वो भूमध्य सागर से मिलती है। ये लेबनान है तो लेबनान भूमध्य सागर से मिल ही रहा है। इजराइल जो है ये मिल ही रहा है। केवल जॉर्डन जो है, जॉर्डन भूमध्य सागर से नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्डन हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय डेंगू दिवस के बारे में। तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 16 मई को मनाया जाता है। तो देश भर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय डेंगू दिवस
मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आम लोगों के मध्य में डेंगू के विषय में जागरूकता पैदा करना है। यदि हम लोग डेंगू के बारे में थोड़ी जानकारी देखें तो डेंगू जो है यह दुनिया के कई हिस्सों में तेज़ी से उभरती हुई एक वायरल बीमारी अर्थात वायरस से होने वाली बीमारी है। और डेंगू के वायरस का जो मुख्य वाहक होता है वो एडीज एजिप्टी मच्छर होता है। क्या होता है? एडीज एजिप्टी मच्छर होता है। और ये जो वायरस होता है इसका नाम क्या है? अरबो वायरस है। अब इस बीमारी में लक्षण क्या है इस बीमारी के? तो इस बीमारी के जो लक्षण हैं वो आँखों, पेशियों, सिर तथा जोड़ों में काफ़ी दर्द होता है तथा इससे प्रभावित अंगों की यदि बात करें तो इसमें संपूर्ण शरीर, खास करके सिर है, आँख है एवं जोड़, इसमें काफ़ी दर्द रहता है। यदि इसके बारे में कुछ अन्य चीज़ें देखें तो डेंगू जो है यह शहरी, गरीबी क्षेत्रों, उपनगरों और ग्रामीण इलाकों में पनपने वाली बीमारी है। लेकिन उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय देशों में जो अधिक समृद्ध पड़ोसी देश हैं वहाँ पे भी इसका प्रभाव हो सकता है, मतलब वो देश भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। अगला देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। यह प्रत्येक वर्ष जो है 18 मई को मनाया जाता है। तो 18 मई क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। तो इसके बारे में बात करें तो सामाजिक विकास में संग्रहालयों की महत्वपूर्ण भूमिका, म्यूजियम की महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व भर में 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है तथा आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वह आम जनमानस में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता पैदा करना और उन्हें, मतलब लोगों को, संग्रहालयों में जा करके अपने इतिहास को जानने के प्रति जागरूक बनाना, यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। तथा इस दिवस का जो आयोजन है वो प्रतिवर्ष इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम अर्थात शॉर्ट में कहें तो ICOM इसके द्वारा इस दिवस का आयोजन किया जाता है। तथा वर्ष 1977 से प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का आयोजन किया जा रहा है। तथा यह जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम है अर्थात ICOM, यह सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने तथा संरक्षण देने हेतु प्रतिबद्ध विश्व के संग्रहालयों और संग्रहालय पेशेवरों का एकमात्र संगठन है, अर्थात इससे संबंधित यह संगठन है। और यदि इसकी स्थापना की बात करें, पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम की स्थापना कब हुई? 1946 में, या इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है। तो यह हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो फ्रांस के पेरिस में स्थित है। और वर्ष 2020 की जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की, वह थीम है समानता के लिए संग्रहालय, विविधता और समावेश। तो थीम याद रखिएगा, समानता के लिए संग्रहालय, विविधता और समावेश। यदि इंग्लिश में देखें तो म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं संघीय सहयोग संगठन के बारे में, या संघीय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, या शॉर्ट में SCO। तो यह कॉन्टेक्स्ट क्या है, चर्चा में क्यों आया? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने SCO के जो विदेश मंत्रियों की बैठक अभी हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई है, उसमें इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो हमारे लिए यहाँ महत्वपूर्ण संघीय सहयोग संगठन है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो SCO जो है यह एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को संघई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? संघई में हुई थी। और अपने गठन से, जब ये संघई SCO के नाम से आती है, तो इसके पूर्व जो है SCO को संघई 5 के नाम से या संघई 5 के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना वर्ष 1996 में हुई थी। क्यों हुई थी? तो 1996 में विसैन्यीकरण की वार्ता की श्रृंखलाओं के बाद इसका स्थापना की गई थी। और ये जो संघई 5 था, यदि इसके सदस्यों की बात करें तो इसमें 5 सदस्य थे। कौन कौन? कजाकिस्तान, चीन, रूस, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। कजाकिस्तान, चीन, रूस, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। तथा वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान को इसमें शामिल होने के बाद इसे संघई 5 जो था ये इसको SCO नाम दे दिया गया। तो 2001 के बाद इसमें 6 सदस्य हो जाते हैं। और वर्ष 2017 में भारत तथा पाकिस्तान को भी इसमें शामिल कर लिया गया, सदस्य का दर्जा दे दिया गया। तो वर्तमान में कितने सदस्य हो गए? 8 सदस्य देश हैं। कजाकिस्तान, चीन, रूस, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, भारत तथा पाकिस्तान। और यहाँ याद रखिएगा कि यदि पूछ ले कि कौन कौन सदस्य हैं इसमें, तो इसमें तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है। तो तुर्कमेनिस्तान जो है याद रखिएगा इसका सदस्य नहीं है। तथा इसकी जो SCO की जो आधिकारिक भाषाएं हैं, तो 2 आधिकारिक भाषाएं हैं। कौन कौन सी? रूसी और चीनी है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो SCO है यह एक यूरेशियन
राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है जिसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता को बनाए रखना है। अब यदि एससीओ की संरचना की बात करें कि इसमें कौन कौन से अंग हैं, तो इसमें जो पहला है राष्ट्र प्रमुखों की परिषद। तो जो राष्ट्र प्रमुखों की जो परिषद है, यह एससीओ का सर्वोच्च निकाय है, ठीक है, सबसे एपेक्स बॉडी है यह। तथा दूसरा है शासन प्रमुखों की परिषद। तो जो शासन प्रमुखों की परिषद है, यह एससीओ के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर वार्ता कर निर्णय लेती है तथा इस संगठन के बजट को मंजूरी देने का कार्य जो है वो शासन प्रमुखों की परिषद के द्वारा किया जाता है। अगला है इसमें विदेश मंत्रियों की परिषद, जिसकी अभी हाल ही में मीटिंग हुई जिसमें एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया है। तो यह दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर विचार करने का कार्य करती है। इसके अलावा एससीओ का जो है सचिवालय है, इसका सचिवालय कहाँ पर स्थित है, तो बीजिंग में स्थित है। तो याद रखिएगा, संघई नाम से कन्फ्यूज मत होइए, संघई है तो संघई में होगा, इसका सचिवालय बीजिंग में है। और इसके अलावा इसका एक अंग और है जिसका नाम है क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संगठन या रोधी संरचना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर, या शॉर्ट में ये रैट्स के नाम से जाना जाता है। तो यदि पूछा जाए कि रैट्स किससे संबंधित है, पूछ सकता है, प्रश्न बना सकता है कि रैट्स किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा यह एससीओ से संबंधित एक उसका अंग है। अब इसके बारे में थोड़ी और चीज़ें बात कर लें, तो इसकी स्थापना जो है वर्ष 2004 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ताशकंद उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में इसका हेडक्वार्टर है। तो ताशकंद से ताशकंद समझौता भी याद आता है, जैसे आप ताशकंद सुनते तो ताशकंद समझौता भी दिमाग में आता है। तो ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो ताशकंद समझौता जो है वो 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के मध्य में होता है। और इस पे जो यहाँ पर हस्ताक्षर जो किसके द्वारा किया जाता है, भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खान के मध्य में यहाँ पर हस्ताक्षर किया जाता है। तो 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता होता है। अब हम लोग यहाँ पर जो ये रैट्स की बात कर रहे थे, रैट के बारे में देखते हैं। तो ये जो रैट्स है, इसका कार्य सदस्य देशों के मध्य आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद से लड़ने के लिए आपसी सहयोग को या आपसी जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ावा देने का कार्य करना है। तथा रैट्स में जो प्रतिनिधित्व के लिए सभी सदस्य देश जो होते हैं वो अपने अपने स्थायी प्रतिनिधि भेजते हैं इसमें, और जिनमें से एक व्यक्ति को जो है 3 वर्षों के लिए रैट्स के अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के बारे में। इंग्लिश में कहें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, या शॉर्ट में NIPR, निपर कह सकते हैं, इसको निपर कह सकते हैं, NIPR। तो यह चर्चा में क्यों आया, या हाल ही में यह चर्चा में क्यों था, तो हाल ही में देश भर के विभिन्न निपर जो हैं, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इन्होंने कोविड-19 से संबंधित विभिन्न शोध कार्य संपन्न किए हैं। तो इन शोध कार्यों के वजह से जो इन्होंने कोविड-19 संबंधित जो शोध कार्य किए, इसकी वजह से ये चर्चा में आए थे। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि यह संस्थान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हम लोग इस संस्थान के बारे में देखें, निपर के बारे में, तो यह जो है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग के अधीन एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। तो पहली चीज़ कि किस मंत्रालय के तहत आता है, तो यह रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत जो फार्मास्यूटिकल विभाग है उसके अधीन ये आता है, और ये राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। और ऐसे जो हैं भारत में 7 संस्थान कार्य कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, कोई एक नहीं है बल्कि 7 संस्थान कार्य कर रहे हैं। अब ये 7 कहाँ पर हैं, तो उनके नाम एक बार देख लेते हैं। इससे प्रश्न बन सकता है, चूँकि 7 जगह पे है तो 4 ऑप्शन, 3 इनमें से दे करके एक कोई जो 7 में से बाहर का दे करके आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कहाँ पर ये संस्थान निपर संस्थान नहीं है। तो 7 के नाम याद रहेंगे तो उसको सॉल्व करना आसान रहेगा। तो 7 कौन से हैं, गुजरात में अहमदाबाद है, आपका तेलंगाना में हैदराबाद है, हाजीपुर बिहार में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल, गुवाहाटी असम में, मोहाली पंजाब और रायबरेली उत्तर प्रदेश। तो यह भी उत्तर प्रदेश स्पेशल के हिसाब से पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में निपर कहाँ पर स्थित है, तो यह रायबरेली में स्थित है। तो ये 7 जगह पे ये संस्थान कार्य कर रहे हैं। तथा ये जो निपर है यह फार्मास्यूटिकल साइंसेज में पहला राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है, जिसका उद्देश्य जो है फार्मास्यूटिकल साइंस में उन्नत अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता का केंद्र बनना है। तथा यह जो निपर है यह एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज़, इन दोनों का ही सदस्य है।
आगे चलते हैं। आगे एक पुस्तक है जिसका नाम है वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी। क्या नाम है? वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी। तो इसके जो राइटर हैं वो है एक चीनी साहित्यकार जिनका नाम है फांग फांग। तो यह फांग फांग के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और यह जो पुस्तक है यह ऑनलाइन डायरी जो ऑनलाइन डायरी एंट्रीज थी और सोशल मीडिया पोस्ट का यह एक प्रकार से संकलन है, जो कि कोविड-19 के दौरान जो 60 दिनों का यहाँ पे लॉकडाउन होता है, तो 60 दिनों के लॉकडाउन में ये इस पुस्तक को लिखा गया है। और इसमें जो कोविड-19 है उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के जो एस्पेक्ट रहे हैं उनसे संबंधित चीज़ों को इस पुस्तक में लिखा गया है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।